पहले 16 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, लेकिन इस बार 10 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं। प्रॉपर्ली तो लगता है ये मैं बात कर रहा हूँ सीजी बोर्ड के लिए, ठीक ना। और ये मिलेगा आपको कहाँ पास, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मार्क्स वेटेज की सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज किसका है, देखो स्टार्च के बारे में बात करेंगे। वही स्टार्च जो अपन आलू में पाते हैं, ठीक ना, वही स्टार्च जो अपन चावल में। भाई बहनों का मैसेज, भाइयों का मैसेज आया, बेसिकली बहनों का मैसेज तो नहीं आया मेरे पास। 63% गेन किया है, लेकिन उसका कमेंट देखो कि ना भाई 84 पॉइंट कुछ परसेंट, जो कि मेरा दावा है अगर मैं अच्छे से स्टैंड कर पाता हूं और अगर आप लोग अच्छे से साथ देते हो तो जून से शुरू होकर नवंबर तक खत्म हो जाएगा सिलेबस। तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो पढ़ के जाना है। हमारा सीधा सिंपल सा अपना फंडा होना चाहिए कि हमें तो पढ़ के जाना है, कहीं से भी क्वेश्चन है हमें हमसे बनना चाहिए और मैं बनाऊंगा। ये मोटिवेशन अपना होना चाहिए। रिएक्शन है, और पता होगा आपको नेम रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कॉल्वे अभिक्रिया और रायमंड टीमर अभिक्रिया बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। क्या बोलते हैं, कुछ सूत्र पढ़ेंगे, फिटकरी के सूत्र पढ़ेंगे, यूरिया के सूत्र पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन 1 नंबर के बन जाते हैं। हार्ड लगता है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे हार्ड लगा केमिकल। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस की बात करने वाले हैं, केमिस्ट्री का क्लास 12 2026-27 बोर्ड के लिए, यानी कि जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखो सिलेबस तो वैसे हमारे 2025-26 के लिए आया था, ठीक ना, लेकिन अभी तक 26-27 के लिए अगर सिलेबस नहीं आता है तो सिलेबस जनरली यही रहेगा, ठीक ना, क्योंकि ये भी यही सिलेबस जो है एनसीईआरटी के अनुसार अभी चला न्यू एनसीईआरटी में, ठीक। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्या क्या, बेसिकली देख लेते हैं एक बार। न्यू सिलेबस की बात करेंगे कि न्यू सिलेबस हमारा क्या है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उस चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत पर्टिकुलर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अपन। फिर मार्क्स का वेटेज देखेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी बोर्ड एग्जाम जो बच्चा दे रहा है उसके लिए, कि मतलब जैसे देखो कोई लास्ट टाइम पर भी पढ़ना चाहता है तो सोचता है भैया बस मैं इसमें पास हो जाऊं, तो उसके लिए कितना मार्क्स वेटेज करता है, कौन से चैप्टर पढ़े कि ताकि वो जल्दी से पास हो जाए, ठीक ना, क्योंकि बड़े बड़े भी आपको पते होंगे कि बड़े बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक। और बात करेंगे स्ट्रेटेजी की कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। जैसे देखो अभी चल रहा है जून, ठीक ना, तो मान लो अगर जून से पढ़ के अगर वो नवंबर तक पढ़ के अगर अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेता है तो फिर बाद में नवंबर के बाद वो अपना प्रॉपर रिवीजन कर सकता है, ताकि वो अच्छा एक बेटर स्कोर कर सके, 90-95 अच्छा स्कोर कर सके, ठीक ना। तो वही बात करने वाले हैं कि कैसा होने वाला है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला जो चैप्टर है वो है विलियन सोल्यूशन, ठीक ना। विलियन या सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एक बार टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर कितने नंबर का वेटेज रखता है। तो वेटेज की अगर बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज है 8 नंबर का। इसमें से आएंगे 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन। और मैं प्रॉपरली बात बता दूं, ये मैं बात कर रहा हूँ सीजी बोर्ड के लिए, ठीक ना, ये मैं प्रॉपरली बात कर रहा हूँ सीजी बोर्ड के लिए, ठीक ना। सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं ब्लूप्रिंट और सारे टॉपिक को मैं चर्चा करूंगा, ताकि देखो जैसे दूसरे बोर्ड हैं, दूसरे बोर्ड में क्या रहता है कि उसका मार्क्स वेटेज अलग अलग रहता है, किसी बोर्ड का ब्लूप्रिंट अलग अलग रहता है, ठीक ना। तो उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ सीजी बोर्ड के अनुसार, ठीक। तो देखो विलियन जो चैप्टर है ना, इसको अगर आप डीप में पढ़ोगे इससे चैप्टर 8 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन बनने वाले। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा मैं। देखो विलियन की परिभाषा एक बार मैं रफली पढ़ दे रहा हूँ, ठीक ना, और बाकी ये रहा नोट्स जो मैं बनाया हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक ना। तो देखो विलियन की परिभाषा तो सबको पता होगी। विलियन के प्रकार की बात करेंगे, सांद्रता की इकाई के बारे में बात करेंगे, मोलरता, मोललता और मोल अंश जैसे अपने टॉपिक हैं। फिर उसके बाद देखो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, आदर्श एवं अनादर्श विलियन। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो 4 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक। और फिर आता है आपका परासरण दाब, अणु संख्या गुणधर्म के अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं, वो चारों इंपॉर्टेंट है, और हेनरी का नियम, ठीक। इन्हीं तीनों चारों के बीच में से 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के आपको क्वेश्चन बनने हैं, ये फिक्स है। फिर अब बात करते हैं अपन वैद्युत रसायन। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो तीनों चैप्टर है, ठीक ना, ये जो तीनों चैप्टर हैं ये दोनों चैप्टर हैं और ये 5 चैप्टर हैं। ये है फिजिकल केमिस्ट्री के, ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक ना। तो हमारा फिजिक्स जो हमारे जो केमिस्ट्री होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं वैद्युत रसायन की। तो वैद्युत रसायन जो है इससे एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक। देखो मैं अगर बताऊं इस चैप्टर जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, मोस्टली फिक्स रहता है कि क्या आने वाला है, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ मेरे को लगा माइक ऑफ हो गया है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है मोस्टली फिक्स रहता है। देखो गैल्वेनिक जो सेल होता है ना, उसी से रिलेटेड ही टॉपिक पूछ लेता है जनरली 5 नंबर में, और 2 नंबर में एक परिभाषा पूछ लेता है या 2 नंबर का कोई अंतर पूछ लेता है,
और एक नंबर की बात करें तो एक नंबर में एमसीक्यू आपका पूछ सकता है या फिर वीएसए क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्लूप्रिंट की जब मैं बात करूंगा तो उसमें जब कंप्लीट स्ट्रेटेजी केवल वीडियो आएगी तो उसमें मैं पूरी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी जो मोटी मोटी चर्चा है उसको हम लोग कर रहे हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। अब बात करते हैं चैप्टर 2 में अपन को क्या पढ़ना है। पहले तो समझेंगे विद्युत अपघटन क्या होता है, फिर जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य, ठीक, और ये क्या बोलते हैं गैर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और फिर समझेंगे चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, कोलराउस का नियम, ठीक ना, कोलराउस का नंबर नियम 2 नंबर या 5 नंबर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद आता है विद्युत अपघटनी गैल्वेनिक सेल, जो कि मोस्ट आईएमपी है, सेल विभव। ये देखो ये प्रॉपर मैं मतलब ऐसे नॉर्मली मैंने लिख रखा है और इसमें जो जो भी रेड पॉइंट मैंने क्लिक किए हैं, ठीक ना, टिक किए हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मिलेगा आपको कहां पास, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल है, और सेल विभव है, नेंसर्ट समीकरण है, बैटरी है जो कि 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है और 1 नंबर के लिए, और एक है संचार टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी और आपके क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक। तो संचार टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपके वैद्युत रसायन हो जाएंगे। अब बात करते हैं रासायनिक बलगति की, ठीक ना। देखो मेरे को अपने आप में जब मैंने 12th पढ़ाई किया ना, तो मुझे अपने आप में ये जो चैप्टर है मुझे हार्ड लगता था, सीरियसली बता रहा हूं, मुझे हार्ड लगा केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर का वेटेज कितना है, एक एक, ये चैप्टर का वेटेज कितना है, एक एक नंबर और 2 नंबर 3 नंबर, ठीक ना, एक एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि बोले तो 2 2 4 3 7 नंबर का वेटेज ये चैप्टर रखता है, ठीक ना। 7 नंबर का आपका केमिकल काइनेटिक्स वेटेज रखता है। इसमें देखो क्या पढ़ेंगे ना बेसिकली कि कोई भी अभिक्रिया हो रही उसकी किस दर से वो अभिक्रिया हो रही है, और जो अभिक्रिया हो रही है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका अर्ध आयु काल, ठीक ना। अर्ध आयु काल से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर जैसे कोई अभिक्रिया चल रही है, ठीक ना, तो उस अभिक्रिया पे ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, ठीक। फिर इसमें एक आता है आर्हेनियस समीकरण जो कि 1 नंबर के लिए वो इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक ना। 1 नंबर के लिए आर्हेनियस का समीकरण पूछा जाता है, ठीक। ये हुआ आपके फिजिकल केमिस्ट्री की बात, ठीक। ये हुआ आपके फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब मैं बात करूंगा, एक सेकंड, माइक बोल रहा हूं, मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं अपन आईओसी की, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक ना। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने, ये फिजिकल केमिस्ट्री अपना ये हो गया, जिसमें से अपने 8, मैं नंबर की एक बार बात कर लेता हूँ। 8 नंबर का ये चैप्टर, और ये 5 3 8 नंबर का ये चैप्टर, 7 नंबर का ये चैप्टर, 8 7 15 15 8 23 नंबर का ये आपका वेटेज रखता है, ठीक है। 23 नंबर का आपका वेटेज केवल फिजिकल केमिस्ट्री रखता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके केवल 2 चैप्टर आते हैं। पहला है डी एंड एफ ब्लॉक और दूसरा है उपसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। अब देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक से क्या क्या कितने कितने नंबर क्वेश्चन बनेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक से आपके बनने वाले हैं एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक बनने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि ये टोटल मिला के 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और देखो एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें पूछ लेगा ना कि जैसे जो संक्रमण तत्व होता है उसका सूत्र, उसका क्या बोलते हैं हम, संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, या फिर पूछ लेगा डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। बहुत ज्यादा डीप में भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा ऊपर से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसको पढ़ाऊंगा मैं, जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे तरीके से बताऊंगा। और फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ना आपके फिक्स रहते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको कहाँ पूछ सकता है मैं भी बता दे रहा हूँ। देखिए लेंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन में, जैसे देखो मैं जनरली बताऊं ना, सॉरी जनरली मैं बताऊं ना, सीजी बोर्ड जो होता है ना, इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी इस साल देखा 2025-26 में हम लोग का पहले क्या था ना, 23 से 24, 23 24 25 में ना बहुत ज्यादा हमारा केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आ गया। तो हम लोग को डर लग गया था कि इस बार पता नहीं कैसा चैप्टर आएंगे, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे पास सिलेबस कम हो गया। पहले 16 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, लेकिन इस बार 10 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं डीप से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम डीप पे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि क्या पता अगर क्वेश्चन कहीं डीप से बन जाए तो हमें वो चीज आना चाहिए, ठीक ना। इसलिए
5 नंबर वाला क्वेश्चन तो मैं फिक्स बता दूंगा कि ये चीज पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। और इसमें कुछ अपने को भी पढ़ना है, क्या बोलते हैं, कुछ अपने को रिएक्शन भी पढ़ना है, रिएक्शन भी पूछा जाता है, ठीक ना, उसको भी देखेंगे। और फिर बात करेंगे अपन इधर उप सहसंयोजी यौगिक की। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे को इसमें फिजिकल में रासायनिक बलगति के हार्ड लगता था, वैसे ही उप सहसंयोजन यौगिक जो है ना, ये भी एक हार्ड चैप्टर है। अगर देखो हर चीज हार्ड होता है, अगर उस पर अच्छे से तुम काम ना करो तो। शायद मैंने इस पे काम नहीं किया होगा, चाहे जैसे भी मुझे हार्ड लगता था जब मैं पढ़ता था, ठीक ना। तो ये उप सहसंयोजन यौगिक के वेटेज की मैं बात करूं, उससे पहले हम बता दूं कि डी एंड एफ ब्लॉक में हमें पढ़ना क्या है। संक्रमण तत्व जानेंगे, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे, और ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानेंगे कि डी ब्लॉक का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, किसी भी संक्रमण तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। रंगीन यौगिकों के बारे में बात करेंगे कि हाँ ये कौन सा रंगीन यौगिक है। देखो रंग हमें याद नहीं करना है, हालांकि अगर आप सीबीएसई या यूपी बोर्ड के लिए अगर पढ़ोगे ना, तो उसमें रंग आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको ये रंग याद नहीं करना है। फिर बात करेंगे उत्प्रेरकी गुण। आपको पता होगा कि ये हमारे जो डी एंड एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जनरली डी ब्लॉक के तत्व, वो उत्प्रेरकी गुण और ये क्या बोलते हैं, चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं। फिर एफ ब्लॉक के अंतर्गत अपन लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट के बारे में बात करेंगे, और उसी के अंतर्गत लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट संकुचन के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया अपना मोटा मोटी बात डी एंड एफ ब्लॉक से। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, यानी कि जो चैप्टर नंबर 5 होने वाला हमारे बुक का, वो है उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक क्या है ना, देखो ये हार्ड है, जनरली मुझे भी हार्ड लगता है, तो हार्ड है भी, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। अब देखो इस चैप्टर से क्या क्या बनने वाले हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के और 4 नंबर क्वेश्चन, यानी ये भी 7 नंबर का बनने वाला। यानी कि टोटल इस यूनिट से मतलब क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 14 नंबर क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, समन्वय यौगिक है, समन्वय यौगिक क्या होता है, इसमें लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, दंतुकता के बारे में पढ़ेंगे कि लिगेंड क्या होते हैं, दंतुकता क्या होते हैं, सेंट्रल एटम क्या होता है, परमाणु क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु किसको कहते हैं। ये सब छोटी छोटी टॉपिक हैं, जिससे परिभाषा 1 नंबर की या 2 नंबर की बन सकती है, ठीक ना। और इसमें क्या बोलते हैं, कुछ सूत्र पढ़ेंगे, फिटकरी के सूत्र पढ़ेंगे, यूरिया के सूत्र पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन 1 नंबर के बन जाते हैं, ठीक ना। तो एक बहुत बड़ी बात है कि फिटकरी का क्वेश्चन पूछ लिया कि फिटकरी का सूत्र बताओ, अच्छी बात है भाई, पूछ लो, हमें क्या, हम तो याद करके आएंगे ना। और फिर बात करेंगे इधर बंधन वीबीटी, ठीक ना, वीबीटी थ्योरी की मैं लिख दूं, हाँ लिख देता हूं। देखो वीबीटी थ्योरी जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में या बहुत सालों में इसका क्वेश्चन हमारे सीजी बोर्ड में बनता ही नहीं है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीबीटी थ्योरी, पता नहीं क्यों इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, हार्ड है लेकिन नहीं आता क्वेश्चन, फिर भी हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक ना। और उपसंयोजन यौगिक के उपयोग क्या है उसको भी अपन समझने वाले हैं कि हाँ उपसंयोजन यौगिक पहले होता क्या, पहले उसको तो समझेंगे भाई, फिर उसके बाद उसके उपयोग पे जाएंगे कि क्या इसका उपयोग है, कैसे दैनिक जीवन में अपने उपयोग करते उसका, ठीक। फिर उसके बाद अपना ये खत्म होता है आईओसी, ठीक ना, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया, आईओसी खत्म हो गया, फिर अपन आएंगे ओसी के बारे में, ठीक ना। देखो 27 प्लस 23 प्लस 14, ठीक ना, आपका 23 प्लस 14, 3 4 7, 2 1 3 1 4, ठीक ना, 3 37 नंबर का तो आपका ये वेटेज रख लिया। अब बच गए जो आपके 33 नंबर, ठीक ना, 33 नंबर का वेटेज ये रख लेगा, ठीक। 33 नंबर का यानी आपका वेटेज जो रख रहा है ओसी रख रहा है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत ज्यादा रिवीजन मांगता है, बहुत ज्यादा रिवीजन मांगता है। फिजिकल केमिस्ट्री देखो मांगता है प्रैक्टिस, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे ये क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल आते नहीं है सीजी बोर्ड में, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें सबसे ज्यादा याद करने वाली चीजें मिलेंगी, समझने के लिए तो रहेंगे भाई, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ पाओगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि देखो एक अच्छी बात बता रहा हूँ ना, हमारे जो सिलेबस में ना हर चीज का ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिज्म नहीं है, क्रियाविधि नहीं है। कोई भी रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूँ ना, 1-2 रिएक्शन की क्रियाविधि है, बाकी सबका नहीं है, तो सबका तो नहीं करा सकते ना। तो उस चीज को आपको डायरेक्टली माइंड में बैठाना पड़ेगा कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ये नहीं जाना है कि उसके पीछे फिर कि ये कहां से आया वो कहां से आया, इतना नहीं जाना है। आपको नंबर अच्छा उठाना है, अपने बुक के बारे में नॉलेज लेना है, ना कि आपको इस टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको पीएचडी करना है, ठीक ना। तो जो जैसे आता है उसको वैसे समझना है, नहीं कि अपना ओवर माइंड नहीं लगाना है कि हाँ ये चीज कहां से आया, ठीक ना। जो चीज जहां से आया वो बुक के अंतर्गत रहेगा, फिर अगर आपको ओवर माइंड लगाना है तो फिर जाके डायरेक्ट पीएचडी में करिएगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं अपन इधर क्या बोलते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन की। हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है, मैं एक चीज आपको बता दूं,
जो जो मैं टॉपिक यहाँ पास बता रहा हूँ और जितने नंबर के जो चीज मैं बता रहा हूँ, इसको आप एक रफ कॉपी में मैं बोलूंगा कि इसको आप नोट कीजिए, ठीक ना। क्योंकि अभी से अगर क्योंकि अभी से अगर आप अपनी आदत को बनाएंगे ना, तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन को देखते हैं। एक एक नंबर के इससे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, ये आपका आने वाला है। और एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर की बात करें तो एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से आपके आने वाले हैं एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक आने वाला है 2 नंबर का क्वेश्चन, एक आने वाला है 3 नंबर का क्वेश्चन। मैं पूरा एक बार में बात करूंगा, ठीक। और फिर आने वाला है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से आने वाला है 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। फिर उसके बाद आता है अपना एमीन चैप्टर, जो कि एक बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक ना। इससे बनेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। और सेम यही होता है जैव अणु में, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन। ये तो रहा आपका ब्लूप्रिंट कि किस चैप्टर से कितने कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं इसमें कुछ कुछ कि क्या क्या टॉपिक है। देखो हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन की जब अपन शुरुआत करेंगे तो पहले तो ये जानेंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन क्या होते हैं। फिर उसके बारे में अपन बात करेंगे कि ये बना तो इसका वर्गीकरण कैसे, इसको हम हेलो एल्केन ही बोल रहे हैं और इसको कैसे हम हेलो एरिन ही बोल रहे हैं, ठीक है। उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर इसका नामकरण पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है, आईयूपीएससी ने क्या नाम दिया है इसका, ठीक। फिर उसकी बनाने की तैयारी पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन को हम कैसे बना सकते हैं, हेलो एरिन को हम कैसे बना सकते हैं, उसकी तैयारी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें देखो एक SN1 अभिक्रिया होती है, एक SN2 अभिक्रिया होती है, ठीक ना। SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, ठीक ना। अब देखना इसमें ना मैं मोस्टली देखा हूं क्या कि इसमें अंतर पूछ लेता है या फिर बोल देगा SN1 अभिक्रिया को समझाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और 3 नंबर का ही सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है इस चैप्टर से। तो उस टाइप से आपको पढ़ना भी है ना कि ताकि वो क्वेश्चन अच्छे से बन जाए मेरे से, ठीक। अब बात करेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन की। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में देखो कुछ क्वेश्चन बोल देगा कि इसका नाम बताओ, कुछ बोल देगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और एक क्वेश्चन और कहीं डीप से पूछ लेगा। समझ आ रहा है, इस टाइप से आपका यहाँ क्वेश्चन बनने वाला। और फिर इसमें क्या है, डीडीटी के बारे में पढ़ेंगे। डीडीटी का भी 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। क्लोरोफॉर्म यौगिक आपको पता ही होगा, क्लोरोफॉर्म के बारे में ज्यादा अभी क्या बात करूं, ठीक। फिर इसके बाद अपना आता है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसमें भी सेम वही पढ़ने वाले हैं कि इसका क्या बोलते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है, एल्कोहल का नामकरण कैसे होता है, फिनॉल का नामकरण कैसे होता है, ईथर का नामकरण कैसे होता है। इसमें अलग अलग टॉपिक के बारे में, मतलब एल्कोहल को अलग पढ़ेंगे, फिनॉल को अलग पढ़ेंगे, ईथर को अपन अलग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसमें समझेंगे नामकरण, वर्गीकरण और क्या बोलते हैं इसकी तैयारी कैसे की जाती है, मतलब इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी विरेचन की विधि बेसिकली बोलते हैं, ठीक ना। और इसमें फिर क्या पढ़ने वाले अपन, भौतिक गुण, निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण, एक अभिक्रियाएं हैं, ठीक ना। अभिक्रियाओं को मैं नाम बता रहा हूँ। निर्जलीकरण मतलब जैसे देखना एक एल्कोहल ले लिया और एक और कोई पर्टिकुलर सा मतलब मैं कंपाउंड ले लिया, उन दोनों की जब अभिक्रिया कराऊंगा तो उसमें से जल निकालूंगा, उसको निर्जलीकरण कहते हैं। बस यही सिंपल सिंपल सा है, ठीक ना, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। फिर उसके बाद फिनॉल के गुण की बात करेंगे कि फिनॉल क्या है, फिनॉल के गुण कैसे होते हैं। कॉलवे अभिक्रिया, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कॉलवे अभिक्रिया, रायमंड टीमर अभिक्रिया और ईथर की अभिक्रिया। तो इनमें से 2 अभिक्रिया, कॉलवे अभिक्रिया और रायमंड टीमर अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली 2 क्वेश्चन और छाप दिए जाते हैं कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। इस चैप्टर से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आना है, फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा फिक्स। देखो इसमें क्या करता है ना, जैसे कोई पर्टिकुलर से आपका रिएक्शन दे दिया है, ठीक ना, रिएक्शन दे दिया, फिर इधर पूछ दिया कि यहाँ पास ऐसे क्या होगा, ठीक। यहाँ पास कुछ दे दिया, यहाँ पास कुछ दिया, पूछ लिया कि यहाँ पास क्या आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर अथवा में करके पूछता है कि रायमंड टीमर अभिक्रिया को लिखिए, फिर यहाँ कॉलवे अभिक्रिया को लिखिए, और भी ऐसे जो आपके अभिक्रिया हैं उनको देके ऐसे लिखिए, ठीक ना। बस वही चीजें हैं यहाँ पास 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आता है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा, ठीक ना, अभी नहीं, आगे आने वाले वीडियो में। तो फिर ये हो गया एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपन बात कर लेते हैं। इसमें भी अपन पढ़ेंगे नामकरण पढ़ेंगे, तैयारी पढ़ेंगे, नाभिक रागी अभिक्रिया पढ़ेंगे, नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया, नाभिक रागी योग अभिक्रिया, ठीक ना, जिसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया या नाभिक रागी योग अभिक्रिया, ठीक ना। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा वो चैप्टर में बात करेंगे, ठीक।
और इसमें क्या है अपना है, एल्डोल संघनन एक अभिक्रिया है, कैनिजारो एक अभिक्रिया है, फेलिंग विलियन एक अभिक्रिया है। और फेलिंग विलियन का वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ठीक ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फेलिंग विलियन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा वहां, ठीक। और इसमें पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण की, कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका गुण क्या है। इसी में पढ़ेंगे एस्टरीकरण की, एस्टर का निर्माण कैसे करते हैं, देख रहे हो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही आएगा अपना एस्टरीकरण पढ़ेंगे, ठीक। फिर ये चैप्टर अपना खत्म होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता मैं आपको बता दिया, ठीक ना। फिर उसके बाद अपना आएगा एमिंग चैप्टर, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक ना। 3-4 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। देखो इसमें भी पढ़ेंगे एमिन का वर्गीकरण, एमिन का नामकरण, एमिन के विरचन की विधि कि एमिन को बनाया कैसे जाता है। इसमें भी कुछ नेम रिएक्शन है, और पता होगा आपको नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेम रिएक्शन सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि इस अभिक्रिया को लिखिए, इस अभिक्रिया को समझाइए। उसमें आएगा ग्रेवियल संश्लेषण अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, और एक हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, और एक हॉफमैन निम्नीकरण अभिक्रिया भी होता है, जो कि यहाँ नहीं लिखा हूं क्योंकि हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के साथ में सब पढ़ लेंगे, ठीक। फिर क्षारीय प्रकृति, इसके बारे में पढ़ेंगे कि एमिन की क्षारीय प्रकृति कैसी होती है। और डाइएजोनीकरण अभिक्रिया होता है, जो कि पढ़ेंगे, समझेंगे, सब समझेंगे। यहाँ पास मैं अगर मैं पूरा एक एक टॉपिक लिखूंगा ना तो दोनों पेज भर जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं टॉपिक लिखा हूं कि इसके अंदर भी हमें पढ़ना है जाके, समझ आ रहा है। फिर बात करेंगे अपन जैव अणु के बारे में, ठीक ना। जैव अणु बहुत आसान सा चैप्टर है, आपने क्योंकि 11th में पढ़ा होगा क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, तो इसलिए आपको ये बायो वालों को तो जनरली आसान ही लगता है और आसान होता भी है, ठीक ना। इसमें इसका मैंने वन शॉट ले रखा था, लास्ट ईयर मैंने इसका वन शॉट ले रखा था, लेकिन मैंने कॉपी पे लिया था, और लाइव जो मैंने चलाया था वो दिखा नहीं था अच्छे से, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। लेकिन इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे ना 2 घंटे का वन शॉट में मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया था, ठीक। वो भी समझाते हुए नहीं कि बस हाँ आया खत्म कर दिया, समझाते हुए प्रॉपरली मैंने समझाया था, वो भी नोट कॉपी से। तो इस बार देखेंगे जैव अणु कैसे करेंगे, ठीक ना। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले अपन, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचनाएं भी पूछी जाती हैं कि इनकी संरचना हावर्थ संरचना बनाई है, ठीक ना। हावर्थ संरचना, हालांकि हमारे सीजी बोर्ड में बहुत पहले पूछा जाता था, 19 से पहले, लेकिन अभी तक इधर संरचना वाला क्वेश्चन नहीं आया है। अगर पूछ ले तो भी अच्छी बात है, नहीं पूछे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो पढ़ के जाना है। हमारा सीधा सिंपल सा अपना फंडा होना चाहिए कि हमें तो पढ़ के जाना है, कहीं से भी क्वेश्चन है हमें हमसे बनना चाहिए और मैं बनाऊंगा, ये मोटिवेशन अपना होना चाहिए, ठीक। स्टार्च के बारे में बात करेंगे, वही स्टार्च जो अपन आलू में पाते हैं, ठीक ना, वही स्टार्च जो अपन चावल में पाते हैं, वही स्टार्च की अपन बात कर रहे हैं। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, अमीनो अम्ल के बारे में बात करने वाले हैं, एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं, और विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं कि इतने प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। इन सारी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जैव अणु वाले चैप्टर में। फिर और कुछ अपने टॉपिक बचते हैं, डीएनए, आरएनए, जो कि अपने न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे रहा आपके फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक। देखो जून से शुरू होकर नवंबर में खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस, ठीक ना, जो कि मेरा दावा है, अगर मैं अच्छे से स्टैंड कर पाता हूं और अगर आप लोग अच्छे से साथ देते हो तो जून से शुरू होकर नवंबर तक खत्म हो जाएगा सिलेबस। और अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा ना भाई, तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं करूंगा कि चैनल बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पढ़ाऊंगा लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाऊंगा मैं भी, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं रहोगे तो मैं कितना रहूंगा, क्योंकि हमारी मोटिवेशन आपको, ठीक ना, जब आप जितना साथ दोगे उतना मैं भी साथ दे पाऊंगा, क्योंकि आप जैसे जैसे मुझे मोटिवेट करोगे ना वैसे वैसे मैं आपको क्लासेस दे पाऊंगा, जो रियलिटी है। मैंने पिछले वर्ष भी बात किया था, हाँ देखो मैंने पिछले वर्ष के बारे में बात करूँ तो पिछले वर्ष मैं बोला था कि देखो आप लोग अगर रिस्पांस करोगे तो मैं ही खड़ा रह पाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं खड़ा रह पाऊंगा। पिछले वर्ष रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा, जितना रिस्पांस रहा मैंने किया, फिर भी उतना में भी पढ़ के ना कुछ बच्चों का मैसेज आया, कुछ भाई बहनों का मैसेज आया, भाइयों का मैसेज आया, बेसिकली बहनों का मैसेज तो नहीं आया मेरे पास, भाइयों का मैसेज आया। एक भाई 84 पॉइंट कुछ परसेंट, अमित ऐसे करके कुछ नाम है, और एक भाई 63% गेन किया है। लेकिन उसका कमेंट देखोगे ना, इतना अच्छा मैसेज लिख के भेजा था ना, मैं बोलोगे तो साइड में लगा दूंगा, अगर साइड में लगा दूंगा, ठीक ना। वो भाई इतना अच्छा लिखा था ना मैसेज, देख के सच में दिल खुश हो गया था। वो 80%, 84% की खुशी नहीं देता जो 63% की खुशी देता है। रीजन क्या था, वो भाई इतने अच्छे तरीके से ना संबोधित किया, थैंक यू सो मच सर। भाई वो सुनने के बाद ना खुशी होता है, जो ना मेरे खुद
91.6% बने। मेरे अपने परसेंटेज का दुख था कि मेरे इतने कम परसेंटेज क्यों बने, ठीक ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन जब 63% जब देख रहा हूँ ना किसी का आया है 68%, वो बहुत खुशी होता है भाई, जो सच्चाई है, ठीक ना। क्योंकि एक टीचर की नजर से वहां पास सोच रहा हूँ, वहां पास मैं एक स्टूडेंट की नजर सोच रहा हूँ कि मेरे इतने कम है, लेकिन एक टीचर की नजर सोच रहा हूँ कि मेरे इतने पढ़ाए, मेरे को इतने ही पढ़ाने में मेरा बच्चा जब 63% 68% ला सकता है, तो मैं अगर थोड़ा और मेहनत करूं तो क्यों ना ये 85 90 95 तक जा सकते हैं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो डेफिनेटली आप लोग जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक क्लास आपका रहा यहीं तक। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपन मार्क्स वेटेज की, कि सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज किसका है। देखो, सबका 7 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ऐसे ही वेटेज है। तो आपको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, सीधी सी बात बता रहा हूँ, आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। और जब लास्ट का जब टाइम आएगा ना, जैसे मान लो कोई लास्ट टाइम पे मेरा वीडियो देख रहा होगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई धुरंधर लोग देख ही रहे होंगे, ठीक ना। तो देखो, आप लोग क्या करना, ये जो आपका थ्योरेटिकली चैप्टर जयवाड़ू हो गया, एमिन हो गया, ये दोनों चैप्टर पढ़ लेना, ठीक ना। और इधर विलियम्स थोड़ा मोड़ा तो भाई साल भर में कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे तुम, तो इधर विलियन पढ़ लेना, वैद्युत रसायन पढ़ लेना, ठीक। रासायनिक बलगत मत छूना, मैं बता दे रहा हूं क्योंकि हार्ड चैप्टर है। डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लेना, आसान चैप्टर है, कर जाओगे। उपसंयोजन यौगिक, हाँ उपसंयोजन यौगिक में मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, इसमें जो नामकरण आता है ना, बस नामकरण से अधिकतर क्वेश्चन आता है, अधिकतर नामकरण से ही क्वेश्चन आता है कि कोई कंपाउंड दे दिया है उपसंयोजन यौगिक, उसका नामकरण कीजिए, उससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन थोड़ा बहुत तो पढ़े रहोगे भाई। तो देखो, मार्क्स वेटेज देख लेना, जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, और मैं ये भी बात बता दे रहा हूँ, हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो हमारा प्रबोध परीक्षा बोध बनता है या फिर नवबोध परीक्षा सार बनता है, उससे क्वेश्चन आते हैं आते हैं आते हैं। जब मैं गया ना सेंटर पे, मुझे क्या पता चलता है, बहुत बच्चे लोग बोल रहे हैं कि भैया इसी से मोस्टली क्वेश्चन आए हैं। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में सच में अगर मैं बताऊं तो 60% आसपास क्वेश्चन बने होंगे। 60% बहुत क्वेश्चन होता है भाई। 60 to 65% अगर आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, जब साल भर बच्चा जब पढ़ के जा रहा है, 65% क्वेश्चन वहीं से बन जा रहे हैं, तो भी ठीक है। लेकिन आप उस चीज के भरोसे मत रहिएगा। अगर आप कुछ सीखने की इच्छुक हैं, ठीक ना, तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे अब क्लास में केमिस्ट्री की, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।